जी सर। डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट लॉस में आना, किस पे एसेट ने रिकॉर्ड होना इनिशियली? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई भी है, डिवाइड बाय 5, ओके। फाइनेंस चार्जेस आएंगे प्रॉफिट लॉस में। टेबल मैंने नहीं बनाया, गुजारा हो सकता है। और एक 1 जनवरी 14 वाली लाइन है, तो ये शॉर्ट टर्म लीज है, इक्विपमेंट की एक शॉर्ट टर्म लीज है, 1 ईयर तक की लीज है, तो इसका 180 तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आना है जी। मेड अ पेमेंट ऑफ 180 फॉर 1 ईयर लीज। वन ईयर लीज 30 सितंबर, हाँ 9/12 होना चाहिए, सॉरी 9/12, 180 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ठीक है 9/12 होना चाहिए, 135 हो जाएगी। ये 9/12 समझ आता है जी? आंसर ऑप्शन सी बनेगी। 1170864। क्या पूछ कर रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आना है? एनी कंफ्यूजन? सेकंड कर। एग्जाम हॉल में भी ये वक्त आएगा जब आप थके होंगे, उस वक्त वो नहीं करेंगे जो इस वक्त आप कर रहे हैं। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक हो सकता है इस वक्त तक 40 नंबर हो गए हों, लेकिन अगर अगले 10 ना आए तो नंबर वापस आ जाएंगे, तो वहां भी दिल मानेगा नहीं। लेकिन दिल ना माने तो कैसे काम करते हैं, हिम्मत करें। डेप्रिसिएशन मेरी कही जा रही थी गलत है जी? जी जैन ठीक कह रहे हैं आप शायद। 750576 टोटल ठीक है शायद। सेकंड करें, बल्कि सॉरी सेकंड तो आई नहीं, थर्ड करें। क्वेश्चन समझ आ गया? एग्जम्पशन, लेसी को एग्जम्पशन राइट ऑफ यूज एसेट से पहली हो जाएगी, पहली एग्जम्पशन ही है। शॉर्ट टर्म लीज है पहली, तो लो वैल्यू एसेट होगी। व्हीकल उसमें नहीं है लो वैल्यू में। सेकंड, थर्ड, डी, व्हीकल की लीज कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी कब हो सकती है? लो वैल्यू नहीं हो सकती, शॉर्ट टर्म तब हो सकती है अगर 12 महीने या उससे कम का टाइम हो। 5 करें। सी ज्यादा बेहतर है इन सब में। अगर ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर होनी है तो फिर 7 सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे या 5 पे? और इफ इट इज नॉट द केस तो फिर वो 5 साल पे। एनी कंफ्यूजन? 9,
जी फर्स्ट का आंसर है सी। जी 9, आप लोग 9 करें, मैं एक मिनट तरफ पहली हो सकती है एग्जाम्पशन में, क्यों? दूसरी लो वैल्यू की एग्जांपल्स बता दें। टेलीफोन सेट, कंप्यूटर्स, चेयर्स, फर्नीचर आइटम्स। सी, सी एग्जाम्पशन में नहीं है। डी फर्नीचर एग्जाम्पशन में आ जाएगा। ये ठीक है जी, प्लीज वन वन वाला ओके, वन का जो आंसर पूछ रहे जी 9 में, 9 का आंसर फाइनली सी, ठीक है। इलेवन, ये लेसर देखना आपने, लेसर के लिए कौन सा वर्ड है ही नहीं, ना राइट ऑफ यूज एसेट वर्ड है, यह है, और ना ही शॉर्ट टर्म लीज वर्ड है। ये इनकम फ्रॉम सब लीजिंग अगर हो भी तो ये राइट ऑफ यूज एसेट, ये किसको होगी इनकम? ये तो लेसी को हो रही होगी अगर ये हो भी तो लेसर ए बताएगा अगर वो डीलर लेसर है। पता है किसी को? अब उसने सिंपल सिर्फ लेसर लिखा है। अब कौन से नहीं हो सकता इसमें? बी और डी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? राइट ऑफ यूज एसेट सब लीज का आइडिया तो है ना, वो किसी को आगे देगा तो वो तो लेस ही देगा, तो उसका तो लेसर से कोई ताल्लुक नहीं है। और डी क्यों नहीं हो सकता? शॉर्ट टर्म लीज वर्ड ही नहीं है लेसर के लिए। ए कब हो सकता है? अगर डीलर लेसर हो। और सी होता है दोनों केसेस में। एक रिकंसिलिएशन बनाते हैं कोई डिस्क्लोज में, किसकी किससे? अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट से रिकंसाइल करते हैं। तो फॉर्मेट बताएंगे क्या, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आते हैं? लीज पेमेंट्स, टोटल लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आगे अनएंड फाइनेंस इनकम, फिर नेट इन्वेस्टमेंट, उसका फिर करंट नॉन करंट पोर्शन बनाते हैं। तो कौन सी ऑप्शंस बनी इसमें? ठीक है 13। अच्छा इसकी नंबरिंग की तरह ई एफ जी है। सी कंफर्टेबल है जी? कंप्यूटर, सी मींस जी। कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन 6 साल पे क्यों? टाइटल ट्रांसफर होना है तो यूसफुल लाइफ शायद। और कंपनी जो मशीन है उसमें लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं होना। 16।
जी सर। लीज टर्म बताएं कितनी है? हाँ जी, 7 हो जानी है। 5 + 2। एक सेकेंडरी पीरियड है। नॉमिनल रेंटल विल बी पेबल का मतलब है थोड़ा सा रेंटल। नॉमिनल वर्ड है कुछ यानी नॉमिनल अमाउंट। लेकिन ये उस शेयर कैपिटल की बात नहीं हो रही कि 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है थोड़ी सी अमाउंट देके। और मेरा ख्याल है कि अगर ना पता हो कि ये एक सर्टेन है या नहीं, अभी इसमें बताया नहीं हुआ, इसमें क्या हमने अजम्पशन को रखी हुई है, तो बताएंगे सोच के जरा। नहीं, 5 साल तो इनिशियल है ना, उसके बाद 2 साल ऑप्शनल है। तो अब लिखा नहीं हुआ कि ये ऑप्शन अवेल करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें हमने कुछ अज्यूम किया हुआ पहले कभी? बताएं, 5 साल हो 7 साल हो, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन। अगर पता चले कि सर्टेन नहीं है फिर 5 साल है, लेकिन शायद यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है। पता है कोई क्वेश्चन देन? यूसर लाइफ पता है? अब शॉर्टर लूं या लॉन्गर लूं? शॉर्टर क्यों लूं? ओनरशिप ट्रांसफर होने की इंफॉर्मेशन है, सही क्लियर करेंगे। शॉर्टर लूं या यूसफुल लाइफ लूं? तो शॉर्टर क्या बनता है? तो 6 क्या ले रहा हूं मैं? यूसफुल लाइफ ले रहा हूं या शॉर्टर ले रहा हूं? यूसफुल लाइफ को शॉर्टर समझ के ले रहा हूं। ठीक है सर, इसीलिए तो मैं मतलब अज्यूम कर रहे हैं शायद। ये क्या बनेगी जी? 580, ठीक है। सेकेंड ईयर, सॉरी, 2 साल होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए आपको कुछ अज्यूम करना। ये लिख लेना, वर्किंग साथ लिखना जरा साथ। जी ओके, 580 आता है इससे। जी जैन, ठीक है। जी 17 करें जरा, 17 इंडिविजुअली।
जी कैसे वर्किंग करोगे? 40,000 के कितने रेंटल? 7 एन्यूटी, 1 माइनस रेट बताएं। 4 या 7? -7 डिवाइडेड बाय प्लस 2000 इंटू 1 प्लस 0.07 -7। ठीक है जी। कौन सा रेट लेते हैं? अगर कौन कौन सा रेट हो तो डीलर लेसर है ये? डीलर लेसर है, मैन्युफैक्चर लेसर है? हाँ जी, ट्रीटमेंट सेम ही है वैसे, मैन्युफैक्चर लेसर है। ठीक है जी, प्लीज आगे याद। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे जिन में आ रहा है, एक सागी था, ढूंढे जरा उसका पेज नंबर, सगाई पता नहीं उसका, जरा वो भी जरा रखने रवि इनके, पता नहीं होगा तो वैसे डिस्कस में रखा, जरा पढ़ के बताएं जरा, ढूंढ के जरा, पेज नंबर 398 है, पेज नंबर 398। मेरा ख्याल है डिस्कस हो गया था शायद। एक चलें दोबारा रखते हैं आज, एक दफा दोबारा देख लें, कोई अगर इशू इसमें हो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पेज नंबर 398 18 करें। ये कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करनी है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने। कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी। कॉस्ट 2 लाख है, यूआरवी है 2000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.07 -7 1246। ये ऑप्शन लिख लें, वर्किंग लिख लें, डीजे करें। जी सर, इसमें सिर्फ रेट का इशू है। रेट कौन सा लेंगे? लेसर जो होता है उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने इम्प्लिसिट रेट ही लेना है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट नेट इन्वेस्टमेंट करनी है। एडवांस रेंटल है शायद 36,500 माइनस से 5।
ये डी बनता है। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट लेसी ले सकता है, लेकिन वो भी कब ले सकता है अगर उसे इम्प्लिसिट रेट ना पता हो, वरना लेसी भी इम्प्लिसिट रेट ही लेगा अगर क्वेश्चन में पता चलेगा उसको पता है। डन है। गावा करेंगे। सॉरी, जमीर अंसारी साहब 23। ये छोटी सी जरा वर्किंग है, जरा करके देखें, आपको पता है वैसे, मैं अभी लिख देता हूँ अगर जरूरत पड़ती है बाद में। ये बेटा 16 का ये इसलिए है क्योंकि 2 साल बाद की उसने आपसे कैरिंग अमाउंट मांगी, 2 साल की डेप्रिसिएशन लेस होगी। तो 870 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 भी होना है, ठीक है। 2 साल बाद की कैरिंग अमाउंट मांग रहा था 16 में। हो गई वर्किंग। ये करेंगे कैसे सर? 2 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी फिर। इफ एनुअल रेंटल इज इंक्रीज 2 रुपीज, एक रेंटल है 1646199, एक वर्किंग आपको उस रेंटल की बेस पे करनी पड़ेगी। नहीं, सिर्फ रेंटल में डिफरेंस तो नहीं शायद, क्योंकि बाकी सारी फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू आनी है आपको। हाँ, फिगर्स में डिफरेंस ही लेना है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, एक ओरिजिनल रेंटल से और एक फिर रिवाइज रेंटल से। बाकी करें वर्किंग, ढूंढना आपने है सेल रेवेन्यू पे इफेक्ट देखना, बल्कि सेल रेवेन्यू और फाइनेंस इनकम पे इफेक्ट देखना, वर्किंग लिख के करनी पड़ेगी। प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो हो गए, इस तरह नहीं, और वर्किंग पूरी करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगी। डीलर लेसर है ये। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताइए आंसर। हाँ जी, ऑप्शन सी ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करें, ऑप्शन सी निकल आएगा आंसर।
जी सर, डीलर लेसर है, डबल एंट्री क्या करता है? रिसीवेबल डेबिट कितने से? नेट इन्वेस्टमेंट से। सेल क्रेडिट कितने से? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो लोअर 5 मिलियन बनता है। तो सेल है 5 मिलियन और अनएंड फाइनेंस इनकम है 1584796, अगर रेंटल 16 लाख समथिंग हो, और अगर रेंटल बदल के हो जाए 18 लाख, तो 18 लाख इंटू 4, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस बन जाएगी 72 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट जब कैलकुलेट करेंगे 18 लाख इंटू नेट इन्वेस्टमेंट बताएं कितनी आती? 546722 अनएंड फाइनेंस इनकम आएगी 1737772 शायद। ये देखिएगा फिगर। ये अनएंड फाइनेंस इनकम क्यों निकाल रहा हूँ? उसमें भी इफेक्ट लेना ना। अब लीज रिसीवेबल डेबिट होगा 546722 और हमारी जो मेन बहस है वो है सेल पे। सेल अभी भी क्रेडिट कितने से क्यों होगी? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट। तब प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट शायद। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ सेम इसलिए क्योंकि कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी भी मैंने 5 लाख से सेल क्यों क्रेडिट की है? अभी भी लोअर क्या बनता है? फेयर वैल्यू लोअर बन रही है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वो 5.4 मिलियन हुई तो है, लेकिन सेल इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो सेल में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में इजाफा हो जाएगा, फाइनेंस इनकम में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग लिख लें जरा, और कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ट्वेंटी फाइव देखें, जिन्होंने कर ली। ऑप्शन वैसे कौन सी बनी है? 23, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्राई करें, गेस करें। 25 गेस ही है शायद। जी 23 हो गया जी। 23 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग तो लिखा गई। ऑप्शन सी फाइनल है जी। 23, 25 ध्यान से पढ़ने वाला जरा। और शायद एक ये भी तरीका हो सकता है कि कौन कौन से नहीं है। ये वाला नहीं है।
बी क्या है? बी में क्या वर्ड नहीं नहीं अभी साहब यही तो ढूंढना है, हमने भी फाइनेंस लीज ढूंढनी। इसमें कौन से वर्ड्स गलत है? लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। सब्सटेंशियली ऑल तो कहाँ है? नहीं, लीज टर्म कवर्स इकोनॉमिक लाइफ ही है मेरे ख्याल में। लेकिन सब्सटेंशियली की जगह मेजर पार्ट है। ये ढूंढना वैसे क्या हमने? विच वन ऑफ द कंडीशन जो फाइनेंस लीज बना देगी? ये सी और डी के हैं। हाँ ये तो लीज के है, लीज कॉन्ट्रैक्ट की वो स्टोरी है, आती है जहन में, सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेसर के पास अगर सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर तो मेरे ख्याल में लीज ही नहीं है। जरा ढूंढने जरा कहाँ है वो पेज। नहीं सब्सटेंट वो तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है ना। अगर लेसी के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो वो लीज ही नहीं है। अब सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता कब है? जब वो उसे सब्स्टिट्यूट कर सके और उससे नंबर 2 से फायदा भी हो रहा हो। लेकिन सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट अगर हो तो फिर तो लीज ही नहीं है, फाइनेंस लीज से बड़ी दूर की बात है। ये कौन सा पेज है जी? एक पेज 284, थोड़ा नीचे जाए जरा। सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हो सप्लायर के पास तो फिर तो लीज ही नहीं है। और डी भी जरा देखें, अगर राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट लेसर के पास हो तब भी लीज नहीं है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, बाकी तो उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जरा मेरे पेज नंबर कौन सा, ये जरा पढ़ के जरा इसको समरी से बताएंगे। एक नजर पूरा रिवाइज करेंगे स्टोरी सारी, और इसकी फिर अपने वर्ड्स में मुझे जरा 5-6 लाइनें बतानी है। कुछ रिवीजन प्लान में कुछ पेजेस को रीड करने का लिखा होना है, तो ये पूरा चैप्टर सही याद होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी सवाल ये नहीं आप कह सकते कि एज इट इज मिलता जुलता रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी होते हैं ताकि जरा प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन मेन चीज ये है कि स्टैंडर्ड सही तरह याद हो। जिस तरह IFRS 8 भी आपने किए, बीच में भूला जिस तरह कहीं ना कहीं, तो ये आखिरी दिन खासतौर पे जो है उसमें वो पेजेस जो पूरा स्टैंडर्ड कवर करते हैं वो पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन मेरा ख्याल है आखिरी दिन में करने की जरूरत नहीं है। कितनी छुट्टी है? पहले वैसे पहला पेपर है शायद, कितने दिन देने उसे? नहीं 8-10 दिन क्यों देने हैं? बाकी कोई पेपर नहीं देना? नहीं कि भाई 2-3 दिन तो देंगे ही मिनिमम, तो उनमें से जो आखिरी दिन है मेरे ख्याल है जो करना होगा आपने कर लें। लेकिन आखिरी दिन ये सारा जो पूरा चैप्टर जिस तरह मेन पेजेस जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आए इसे 2 दफा रिवाइज होना चाहिए ताकि राइट टाइम पे चीजें याद आए सारी, तभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और MCQs के लिए भी मेरे ख्याल है घंटा 2 रखने चाहिए लास्ट डे में दोबारा। आइडियली तो अगले हफ्ते में अगर कोशिश करके एक दफा रिवाइज कर लें दोबारा, लेकिन अगर अगला हफ्ते में नहीं तो कम से कम एक दफा पेपर से पहले एथिक्स भी, तो कंसोलिडेशन वगैरह मेरे ख्याल होनी थी जो हो गई हैं, आई होप के हो गई हैं। बाकी कल जरा फाइनल अकाउंट्स की भी कुछ बात करेंगे, इस तरह की चीजों को रिवाइज करना चाहिए। देखिए जरा चलें आप पढ़। समरी सुनानी है आपने इस पेज नंबर 283 की, 83 84 लीज की डेफिनेशन सुनाई। पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट कंसिडरेशन। जी आगे, एसेट आइडेंटिफाइड कब और कैसे होता है? एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, पोर्शन भी हो सकता है, और सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सप्लायर के पास ना हो। वो होता कब है? अगर वो प्रैक्टिकल एबिलिटी रखता है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और उससे किसको बेनिफिट मिले? सप्लायर को, सप्लायर लेसर।
सप्लायर ने बाद में लेसर बनना है और कस्टमर ने बाद में लेसी बनना है अगर ये लीज हो गई तो। आगे फिर राइट टू कंट्रोल हो, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन एसेट हो है, लेसी हैज द राइट टू सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। लेसी के पास हो लेसर के पास हो, तो अगर हो तो क्या होगा, फिर लीज हो जाएगी। और फिर उसमें भी एक्सप्लेनेशन है फॉर व्हाट पर्पस, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। कंप्लीट कर लें जरा अपने वर्ड्स में। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन्ड हो या वो कस्टमर ने डिटरमिन करना हो, या ऐसे डिजाइन ही ऐसे हुआ है। ये दोनों चीजें तीन मेरा तीन चीजें और नेक्स्ट पेज भी है। जी आ गया कुछ में बताइए जी, शॉर्ट समरी लीज क्या होती है। आइडेंटिफाइड एसेट की स्टोरी बताएं। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब होता है? आगे क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या हेडिंग? चलें इधर आएंगे, इधर फाइनल करें। इधर बी क्यों नहीं हो सकता? आगे और डायरेक्ट द यूज भी अगर लेसर के पास है तब भी शायद लीज ही नहीं है, तो इसमें मेरा ख्याल ए ही हो सकता है। वैसे तो ए भी ए हो सकता है। Lessee has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset. हाँ, इससे लीज हो जाएगी। और फिर वैसे भी फाइनेंस लीज की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंस लीज की अपनी वैसे तो कंडीशंस भी है नीचे। फाइनेंस लीज की अपनी डेफिनेशन भी ढूंढने लगे। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, अगर नहीं ओनरशिप जरूरी नहीं है। फाइनेंस लीज की इटसेल्फ डेफिनेशन पेज ढूंढने पहला नहीं, लीज टर्म रिकवर्स लिखा, सब्सटेंशियल वर्ड नहीं है। नहीं यहाँ सब्सटेंशियल का प्रॉब्लम है, यहाँ सब्सटेंशियल की जगह मेजर होता तो शायद फिर ये होना था। फाइनेंस लीज की इटसेल्फ डेफिनेशन है सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप भी है, लेकिन यार लीगल ओनरशिप नहीं है। मतलब जो ओनरशिप की वजह से फायदे या नुकसान होते हैं वो सब्सटेंशियली लेसी को ट्रांसफर हो जाए। लीगल ओनरशिप में और मे नॉट, लीगल ओनरशिप कंपलसरी नहीं है। एक ओनर जिस तरह किसी एसेट से रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ले रहा होता है, अगर उस तरह वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को लेसी ले रहा है तो फिर वो लीज फाइनेंस लीज है। एक उसकी मेन डेफिनेशन है। वन को मैं इसलिए टिक लगा रहा हूँ क्योंकि शायद लेसी हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और खैर ए को टिक लगाने की मेरे ख्याल मेन वजह ये है कि बी सी और डी को भी टिक नहीं लग रहा, तो जो एक हो सकता है वो शायद ए है। इन चार में से बी सी डी की जगह ए ही शायद हो सकता है, और ए भी शायद फाइनेंस लीज की अपनी डेफिनेशन की वजह से। लेकिन ए से सबसे पहले लीज बनी है, शायद ए से लीज बनी है और सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से शायद हम इसे फाइनेंस लीज कह रहे हैं। बहरहाल इसको
जो इस तरह के जरा डिफरेंट से आए हैं, मैंने 3-4 कौन से और हाईलाइट किए थे इससे पहले, इसमें किया था कोई? नहीं मेरे ख्याल इसमें और कोई नहीं किया, इसमें जरूरत नहीं पड़ी शायद, पीछे किए थे 1-2। कौन सी वर्किंग? किस वाले की? अच्छा हाँ, 1 मिनट सर, मैं समझ गया, जस्ट 1 मिनट, मेरा स्क्रीन नहीं चल रही मेरी, 1 मिनट। चलिए सर, मेरा ख्याल है इस वक्त अब जरा थक गए होंगे आप, लेकिन 2 चैप्टर जरा होमवर्क रखें ताकि एक बार कल हम कंप्लीट कर सकें। जरा IAS 38 और IAS 1037 जरा रख लें होमवर्क, इसके MCQs, मतलब इसको जरा, अगर ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है IAS 38 और IAS 1037, इसको जरा होमवर्क रख लें ताकि कल फिर हम टाइम दे सकें IAS 12 को। IAS 12 के अलावा हाँ, फाइनल अकाउंट्स को जरा मेरी कोशिश होगी कि जरा अगर थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए तो खैर है, क्योंकि वो शायद जहन में भी है। और रेवेन्यू को, IAS 12, रेवेन्यू और फाइनल अकाउंट्स को जरा फिर मैं जरा ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। तो 38 और 1037 चैप्टर 1 और 2, जरा पेज नंबर बता दें, ये ना पता चले कल के पेज नंबर नहीं मिला। तो ये 2 अगर होमवर्क रख लें। पेज कौन सा? 278, और फिर तरतीब में दूसरा भी आएगा। तो इस तरह करेंगे, इन 2 में अगर कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लेंगे, और बाकी फिर 4 मेन चीजों पर टाइम देंगे, रेवेन्यू, IAS 12 और फाइनल अकाउंट्स का 2 हिस्से हैं, फिर उसमें टाइम लगाते हैं। होमवर्क जरा हो गए। अब नंबर 1 ड्रिग, ये पेज नंबर जरा बोल दें। एक मैंने IFRS 8 का सवाल कहा था, ड्रिग। एक सगाई का है 338 शायद, और 2 ये चैप्टर्स ड्रिग 445 है, 338 था शायद सागी, देख लीजिएगा सही सफा तो सही बता दें। 398 है तो वो होगा, और 2 चैप्टर्स MCQs के। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बसर करिए, अल्लाह हाफिज।